अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा भाई, रेटर्स के अंदर मैंने आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बर पढ़ी और ख़बर ये थी कि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर केस कर दिया है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग के अंदर मौजूद है। और साउथ अफ्रीका ने जो केस किया ना इसराइल के खिलाफ, ये कोई ज़ाती अनाद की बिना पर नहीं किया, कोई ज़ाती मफाद की बिना पर नहीं किया, बल्कि इसराइल जो गज़ा की पट्टी के अंदर जुल्म सितम ढा रहा है, जो जीनोसाइड का एक्ट इसने वहाँ पर एक जुल्म सितम जो बर्पा कर रखा है गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया इसराइल के ख़िलाफ़, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस केस को दायर करने में कोई आम पार्टी, कोई आम स्टेक होल्डर मौजूद नहीं है अफ्रीका की तरफ से। अफ्रीका के प्रेसिडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, साइरल रैमफोसा, और उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, वो नीचे चलकर मैं डिस्कस करता हूँ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने कंपेयर किया है हिस्ट्री के अंदर जो प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे होलोकास्ट, जीनोसाइड, और उसके अलावा जनाब जो अपार्थीड का जो इशू था अफ्रीका के अंदर, उन तीन चीज़ों को लेकर वो आगे चले हैं और इसराइल के खिलाफ केस किया है। वो तीनों हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी मैं आपको बताता हूँ कि अपार्थीड का क्या इशू था, जीनोसाइड कन्वेंशन क्या है और होलोकास्ट क्या है। ये आपके लिए वैसे भी जीके के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सामने आपको जो शॉट नज़र आ रहा है, ये रूटर्स से मैंने उठाया है, तो आप इसमें देख लें। इसमें 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन का हवाला भी मौजूद है। आगे बहरहाल आपको ये तो सबको पता है कि इसराइल इस वक्त तकरीबन 22,000 प्लस इनोसेंट लोगों को किल कर चुका है। 22,000 प्लस, ये कोई छोटी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। ऑफ कोर्स ये एक जीनोसाइड है। जब इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को मारना शुरू कर दें और एक ख़ास रिलीजन, ख़ास रेस से चुन कर आप लोगों को मारना शुरू कर दें, तो ऑफ कोर्स आप इसे जीनोसाइड ही कहते हैं। और जो सामने आपको बंदा नज़र आ रहा है नहीं जी, प्रेसिडेंट साइरल रैमफोसा, भाई मैं तो इसका फ़ैन हो गया हूँ। आप टर्की टर्की करते हैं ना, टर्की इस इशू को लेकर गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ना पाकिस्तान के कान पर जूं तक रेंगी, ना अपना सऊदी अरेबिया ने कुछ किया। ईरान ने थोड़ी बहुत चूँ चाँ की, वो भी कोई ख़ास बहुत बड़ा स्टेप वो भी नहीं ले सके, क्योंकि OIC की जो मीटिंग थी वो सूदमंद साबित नहीं हो सकी थी। उसके अंदर हालांकि ईरान ने ये बात की थी कि हमें अपनी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स है उसको महदूद करना चाहिए और इसराइल के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म किया जाए, बट ज़ाहिर है उसके मुखालफत में सऊदी अरेबिया हमेशा खड़ा है, तो उन्होंने उसकी ओपिनियन को रद्द कर दिया था। तो OIC का वो जो सेशन था ना इसराइल के ख़िलाफ़, वो बेकार साबित हुआ। लेकिन भाई सलाम है इस बंदे को, प्रेसिडेंट साइरल रैमफोसा। ये कहता है जी इसराइल का ये जो एक्ट है ना गज़ा पट्टी के अंदर, और मुसलमानों को इस तरह एलियंस की तरह ट्रीट करना, पैलेस्टीनियंस के साथ ये जुल्म और सितम ढाना, ये बिल्कुल उसी अपार्थीड इशू की तरह है जो 1994 से पहले पहले साउथ अफ्रीका में हुआ करता था। और आपको पता होना चाहिए कि 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में ये हालात थे कि जो ब्लैक पीपल थे ना, इनको मनहूसियत की अलामत समझा जाता था। जैसे आजकल कहते हैं ना भाई, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो रास्ता बदल लो, बिल्कुल इसी तरह काले लोगों को, ब्लैक स्किन के लोगों को ट्रीट किया जाता था 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में। 1994 में ऐसा क्या हुआ कि कालों के साथ लोगों का रवैया बदल गया? 1994 में ऐसा क्या हुआ कि अफ्रीका के अंदर कोई चेंज आ गया और ये अपार्थीड का इशू जो है ये ख़त्म हो गया? बहरहाल साइरल रैमफोसा ने कहा है जी इसराइल का ये जो सारा का सारा एक्ट है, इसराइल जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, मुसलमानों के हकूक़ को पामाल कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले काले लोगों के साथ ज़्यादती की जाती थी। और ये बहुत बड़ा बयान है, कोई छोटा बयान नहीं है। 1994 में भाई ये हुआ था। 1994 का बताने से पहले ये एक छोटा सा बोर्ड देखो, वाइट्स ओनली रिजर्व्ड इन टर्म्स ऑफ एक्ट। अब ये देखो ना, ये बोर्ड, इस तरह के बोर्ड साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले होटलों के बाहर लगे होते थे ये बोर्ड, कि जी यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग ही आ सकते हैं, काले लोग यहाँ आ ही नहीं सकते। अगर कोई काला आएगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जाहिर है वो एक्ट के अंदर उनको आज़ादी थी कि जब ब्लैक वहाँ पे जा ही नहीं सकते थे, सिर्फ गोरे ही उन चीज़ों को इंजॉय कर सकते थे। तो ये बड़े इश्यूज़ थे वहाँ पर। फिर 1994 में नेल्सन मंडेला साहब, जिन्होंने 27 साल जेल भी काटी थी, आपको पता है 27 साल जेल काटी इन्होंने। और कौन सी जेल में ये बंद रहे थे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप कमेंट्स में बताएंगे। 27 साल जेल काटी और फिर ये जनाब प्रेसिडेंट बने 1994 में, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और इनके आने के बाद ही ये सारा का सारा गोरे और काले का इशू वहाँ पर ख़त्म हुआ। बहरहाल 1994 तक साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे हज़ारों ब्लैक जो लोग थे उन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो एक तो इससे इन्होंने कंपेयर किया है।
اور دوسرا سائرل رمفوسا صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو جینوسائیڈ ہے نا فلسطین کے اندر، یہ اسرائیل جنیوا کنونشن 1948 کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کیا تھا جنیوا کنونشن 1948؟ بھائی آپ کو پتہ ہوگا کہ ورلڈ وار 2 کے اندر ہٹلر نام کا جو بندہ تھا نا، ہٹلر، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہٹلر نے کیا کیا تھا، یہودیوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا تھا، اور یہودیوں کے بہت خلاف تھا ہٹلر، یہودیوں کے خلاف تھا۔ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، ایک بہت بڑی تعداد، ٹھیک ہے۔ اس تعداد کو میں یہاں پر مینشن نہیں کروں گا کیونکہ ڈیفرنٹ کلیمز ہیں، یہودی الگ تعداد بتاتے ہیں، تاریخ الگ تعداد بتاتی ہے۔ بہرحال ہٹلر نے یہودیوں کو جب مارا ورلڈ وار 2 میں، تو وہاں سے کیا ہوا، ان یہودیوں کو پناہ گزین بنا کر بھیجا گیا تھا فلسطین کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور 1948 میں پھر وہاں پر اسرائیلیوں کو ایک وطن کے طور پر جگہ دے دی گئی، وہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اسرائیلیوں نے اپنی من مرضی کر کے 1948 میں جنیوا کنونشن ایک منظور کروایا تھا جینوسائیڈ کے اگینسٹ، اور اس کے اندر USA، فرانس، رشیا، UK، یہ سارے کے سارے ممالک شامل تھے جن کی مرضی تھی کہ جی آج کے بعد کوئی بھی ملک کسی ایک خاص نسل کو قتل عام نہیں کرے گا، کسی ایک خاص نسل کو ٹارگٹ کر کے ختم نہیں کیا جائے گا، کسی ایک خاص ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج اسرائیل اسی جنیوا کنونشن 1948 کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام کر رہا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ICJ کے علاوہ نا ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، یہ جو اسرائیل وہاں پر قتل عام کر رہا ہے، بٹ اسرائیل نے ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کہ اس سارے کے سارے نوٹس کو رد کر دیا کیونکہ اسرائیل اس کا حصہ نہیں ہے۔ بٹ ICJ ایک ایسا فورم ہے، کیونکہ ICJ کے دونوں ہی ممبرز ہیں نا، UNO کے ممبر ہیں اسرائیل بھی اور ساؤتھ افریقہ بھی، تو اسرائیل کو وہاں پر جا کر جواب دینا پڑے گا، اور اتنی آسانی سے اسرائیل کے گلے سے یہ ہڈی اب نکلنے والی نہیں ہے۔ تو بھائی میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ کرے یہاں پر جیت ساؤتھ افریقہ کی ہو اور اسرائیل اپنی بے شرمیوں سے باز آ جائے، اور آپ بھی مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور صرف ان چیزوں کو ہم نے پڑھنا اور سمجھنا ہی نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فورم ہے، پاورفل فورم ہے، تو اس کے ذریعے فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز بھی ضرور بلند کریں، سوشل میڈیا کا بھی آپ یوز کریں اس سلسلے میں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔